आइए इसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन उसका देने से पहले जो जो टर्म इसमें यूज होगा, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक बार उसको रिकैप कर लें। 10 मिनट शुरू का वो सारे टर्म को रिकैप कर ले, रिकॉल कर ले जो इसमें यूज होगा। पहला टर्म होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब होता है, हिंदी में याद रखना है, जितना समय लग जाए बॉडी को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में बॉडी को जितना समय लग जाए, एक चक्कर लगाने में बॉडी को जितना समय लग जाए, समय लग जाए, तो टाइम पीरियड को मतलब है एक चक्कर से। उसको इससे मतलब नहीं कि कितना समय लग गया, समय जो भी लग जाए, लेकिन चक्कर एक कट जाना चाहिए। और एक दूसरा टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मतलब है एक सेकंड में जितना चक्कर लग जाए। एक सेकंड में, अगर एसआई सिस्टम में बात करें, एक सेकंड में बॉडी जितना चक्कर लगा ले, तो फ्रीक्वेंसी को मतलब है एक सेकंड में बॉडी जितना चक्कर लगा ले, मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए इंपॉर्टेंट एक सेकंड है, एक सेकंड है। और एक तीसरा टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मतलब है एक सेकंड में बॉडी कितनी बार 2 पाई एंगल बना दिया, और एक बार घूमेगा तो 2 पाई बनता है, तो 2 बार घूमेगा तो 4 पाई, 3 बार घूमेगा तो 6 पाई। क्या कहना चाहते हो समझोगे इसको। अगर बॉडी एक बार घूमा, तो अगर बॉडी एक बार घूमेगा तो ये जो एंगल बनता है अंदर में, ये 2 पाई बनता है, जिसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री कहते हैं। अगर बॉडी एक सेकंड में 2 बार घूम गया, एक सेकंड में एक बार नहीं, एक सेकंड में बॉडी 2 बार घूम गया, तो एंगल कितना बना देगा, एक बार घूमने पे 2 पाई, तो 2 बार घूमने पे 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। तो एक सेकंड में बॉडी जितनी बार 2 पाई एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है सोचो ना, फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में जितनी बार घूम जाए। तो हम क्या बोला, एक सेकंड में ये 2 बार घूमा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2। अरे एक सेकंड में 2 बार घूमा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मतलब है जितनी बार 2 पाई एंगल बनाते, तो एक सेकंड में कितना एंगल बनाया है, तो एक सेकंड में 4 पाई एंगल बना दिया है। देखो 2 इंटू 2 पाई, मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ में आया किसको बोलते हैं। अरे जस्ट लाइक सिंपल रखो तो एंगुलर वेलोसिटी ही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक सेकंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे, एंगुलर वेलोसिटी उसी को ना बोलते हैं, एक सेकंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये थोड़ा सा खाली नाम अलग है कि एक सेकंड में बॉडी जितनी बार 2 पाई एंगल बना दे, तो एक सेकंड में बॉडी
अगर 2 बार घूमा है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गया और एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को एग्जांपल से यहां समझते हैं। देखो यहां मान लो कोई बॉडी यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पर पहुंचा और टाइम बीत गया 1 सेकेंड, टाइम बीत गया 1 सेकेंड और तुमसे बोले कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड का डिफिनीशन क्या है, एक चक्कर लगने में जितना समय लग जाए। तो यहां से लेके यहां तक आया 1 सेकंड बीता, क्या एक चक्कर लग गया, बिल्कुल नहीं। एक चक्कर लगने में कितना समय बीतेगा, तब 1 सेकंड और चलेगा, ये मतलब कुल मिलाकर के ये 2 सेकंड चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 सेकंड। वेरी सिंपल, 2 सेकंड। कोई फॉर्मूला नहीं सोचना है, ये दिमाग में हिंदी में रखना है। जैसे येलो मतलब पीला होता है, रेड मतलब लाल होता है, तो टाइम पीरियड मतलब होता है एक चक्कर लगाने में जितना समय लग जाए। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक आया तो 1 सेकंड बीता, एक चक्कर तो नहीं लगा, तो एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड अगर और चल देगा तो एक चक्कर लग जाएगा, मतलब इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो तो फ्रीक्वेंसी को मतलब है कि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया है, तो 1 सेकंड में ये आधा चक्कर लगाया है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 हो गया। और इसका यूनिट हर्ट्स होता है या रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाता है, इसका यूनिट हर्ट्स होता है या रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाता है फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो आप देखो टाइम पीरियड 2/1 है और फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल है, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। और अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ देंगे हम तो हम क्या बोले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/2, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड या पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तुम्हारा क्लियर है यहां तक। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पढ़ाया हुआ है टॉपिक है। इसको अगर डिटेल में देखना है तो इसका लगभग 35-40 मिनट का अलग से वीडियो बना हुआ है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, उसको देख लेना। चलो एक बार और देख लेते हैं एग्जांपल से। मान लो कोई बॉडी अगर एक सेकंड में देख सकते हो कि 2 चक्कर लगा दिया, जो दिख रहा है वही बोलना है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन है, पहले मैं बोल दूं कि आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा 2 घंटा में अगला क्लास में फिर वो आधा घंटा रिपीट होगा, मतलब आज अगला दिन का आधा घंटा और आज का 2 घंटा बराबर। लेकिन आज के क्लास में क्या हम चीजों को समझेंगे, अगला क्लास में रिवीजन करेंगे और सबको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखा ये 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया 2। अब मैं तुमसे पूछ दूं कि फ्रीक्वेंसी बता, तो हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, उसका हिंदी में डिफिनीशन सोचना है। 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाए, और सवाल में क्या है 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाया, तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। इसके लिए थोड़ी कोई हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाए तो सवाल ही में बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 2 हर्ट्ज। और अगर फ्रीक्वेंसी 2 हो गया इसका मतलब है कि टाइम पीरियड इसका उल्टा हो जाएगा। अब सोच के भी देखो, ऐसे टाइम पीरियड को मतलब है एक चक्कर से, तब सोचो एक चक्कर लगने में कितना समय लगेगा। तो ये चला घूमा 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 घूमा, यहां पे 1 चक्कर हो गया, तो आप सोच सकते हो कि 1 चक्कर में आधा सेकंड लगा होगा, तब मैं फिर अगला आधा सेकंड में 1 चक्कर और मार लिया। इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड अगर सोचेंगे तो 1/2 सेकंड होगा। और अगर फॉर्मूला से भी सोचेंगे
तो भी मेरा टाइम पीरियड जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो इससे बहुत साफ साफ क्लियर है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बॉडी मेक्स 66 revolutions in 22 सेकेंड। एक बॉडी 22 सेकेंड में 66 चक्कर मार रहा है, 22 सेकेंड में 66 चक्कर मार रहा है, और बोलेंगे इसका टाइम पीरियड बता दो। तो क्या ये हुआ क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बता दो। तो बोलेंगे देखिए सर, आप जो लिखा है हम उसी को छाप देंगे। आप जो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 66 रिवॉल्यूशंस इन 22 सेकेंड, ये क्वेश्चन में लिखा है। और टाइम पीरियड को किससे मतलब है, 66 रिवॉल्यूशन से कि एक रिवॉल्यूशन से। तो एक काम करो, इनटू अपने मन से 1 कर दो। अब 1 और रिवॉल्यूशन को छोड़ दो, तो लिखेंगे 1 रिवॉल्यूशन इन, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में चल जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन इन 22/66 सेकेंड, 22 से कम 22, 22 तिहाई 66, इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/3 सेकेंड। वेरी सिंपल। और टाइम पीरियड निकल गया तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल, इसको उलट दीजिए, तो 1/3 का उल्टा 3/1, मतलब 3 हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में कितना चक्कर मारेगा, तो आप सोचो 1 सेकेंड में 30 चक्कर, 1 सेकेंड में 3 चक्कर, तो 22 सेकेंड में 66 चक्कर होना भी चाहिए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 22 सेकेंड में 66 चक्कर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, आप इसको उल्टा भी सोच सकते थे, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन 22 सेकेंड बॉडी मेक्स, 22 सेकेंड में बॉडी कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है, 66 रेवोल्यूशंस। बॉडी 22 सेकेंड में 66 रेवोल्यूशन लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए 1 सेकेंड सोचना है। तो क्या करेंगे, अपने मन से यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखेंगे इन 1 सेकेंड बॉडी मेक्स 66/22 नीचे चला आएगा, रिवॉल्यूशंस 22 तिहाई 66। आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन, और 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन, इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। अगर आपसे हम इसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ दें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितना 2π एंगल बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा 2π, और फ्रीक्वेंसी हो गया 3, आंसर हो गया 6π रेवोल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइम पीरियड देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखा। देखो रे बाबू, सबसे पहला टर्म आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं सर? एक ऐसा मोशन जो इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे। आई रिपीट, एक ऐसा मोशन जो इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करेगा, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सा पीरियोडिक मोशन है। मान लो ये पेन है, इस पेन को हम उछाल दें, ये पेन ऊपर गया और फिर ये पेन नीचे आया, मान लो ऐसा होने में लगा 6 सेकेंड्स, फिर हम उछाल दें,
फिर 6 ही सेकंड में आना चाहिए, इतना ही कस के उछालेंगे, ज्यादा कस के ना उछालेंगे, अब 10 सेकंड में है ना, 6 ही सेकंड में आना चाहिए। फिर हम उछाल दें, फिर 6 सेकंड में आए, तो बताओ हर 6 सेकंड में अपने मोशन को ही क्या कर रहा है, रिपीट। इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सो वेरी सिंपल, पीरियोडिक मोशन। ये सूरज हो गया, ये अर्थ हो गया, और अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगा देता है। तो ये हुआ पीरियोडिक मोशन, ये हुआ पीरियोडिक मोशन। अर्थ अपने एक्सिस पे भी दिन रात करता है 24 घंटा में, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। तो ये भी हो गया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में कोई दिक्कत है? वेरी सिंपल, कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे क्या करे, रिपीट करे, उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो हम यहां से चले, यहां पहुंचे, फिर यहां चले आए, मान लो ऐसा होने में लगा 2 सेकंड। अब यही हर 2 सेकंड पे काम करते रहे, तो बताओ मेरा मोशन पीरियोडिक हुआ कि नहीं? मेरा मोशन पीरियोडिक हो गया। हम इस काम को बार बार रिपीट कर इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं एक ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करे। तो बताओ ये पीरियोडिक हुआ कि नहीं? पीरियोडिक हुआ कि नहीं? अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे क्या कर रहा है, रिपीट। पीरियोडिक मोशन होगी। मेरा आगे आना, फिर मेरा पीछे जाना, फिर मेरा आगे आना, फिर मेरा पीछे जाना, यह भी पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन अब एक टर्म आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन है कि वो पीरियोडिक होना चाहिए। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी मोशन है इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, TO2 FRO फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है 2 बाउंड्री के बीच में होना चाहिए, 2 बाउंड्री के बीच में होना चाहिए। जैसे ये पेन है, ये पेन यहां से यहां गया, फिर यहां से लौटा, फिर मेरे इस हाथ पे गया, फिर यहां से लौटा, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। तो बताओ इसका 2 पोजीशन फिक्स है ना, कि यहां से यहां के बीच में करेगा मोशन। ये हुआ टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन बताओ ये टू एंड फ्रो है क्या? इसे कोई और छोर है क्या? ये जो गोल गोल घूम है इसका कोई और छोर है? तो ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। और ऑसिलेटरी, और ये क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं? ये पीरियोडिक भी है। और तो ऐसा कह सकते हैं कि सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, लेकिन सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। All periodic motions are not oscillatory, but all oscillatory motions are periodic. अब ऑसिलेटरी में ही एक टाइप और बनता है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आज जो पढ़ना है बस जो दिखेगा वो बोलते जाना है। कौन सा कलर दिख रहा है? व्हाइट, बोल देना है व्हाइट। अगला दिन हम लोग करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आज जो दिख रहा है वही पढ़ेंगे, जो समझ में आएगा। तो मैंने ये कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। तो पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होगा, ठीक है, तो समझ गए, इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होगा, मतलब इसका टू एंड फ्रो मोशन होगा, आगे पीछे मोशन होगा, 2 बाउंड्री के बीच में मोशन होगा इसका। और तीसरा कि इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन होगा वो स्मॉल कहने का मतलब है हम इतना दूर आगे पीछे नहीं करेंगे, हम वेरी स्मॉल वाइब्रेशन शो करेंगे। अगर यही बड़ा हो गया तो ऑसिलेटरी कहलाएगा, और यही ऑसिलेटरी अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अबाउट हुआ, कम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप लोगों ने एक कंडीशन देख रहे हैं
इसका जो मोशन का जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा है कि बहुत छोटा है, ये लार्ज है कि स्मॉल है, ये स्मॉल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अलावा तो और भी बहुत सा कंडीशन है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लिया कि स्मॉल मोशन का हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए। आओ अब वन बाय वन जो बोर्ड पे दिख रहा है वो बस समझते चले जाएंगे। आओ देखो यहां ध्यान से, हम सबसे पहले यहां पर एक धागा में एक भारी सा ईंटा बांध के लटका दिया। चलो पहला काम तो हम कर लिया, एक धागा में एक ईंटा बांध करके लटका दिया। बताओ ये ईंटा कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, या वहीं पे रहेगा? ये वहीं पे रहेगा, क्योंकि इसमें mg जो है वो नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, और ये धागा इसको कहां खींच रहा होगा, जिसको हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं। अगर ये धागा हम यहां से काट दें तो ईंटा नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब धागा इसको ऊपर खींच रहा है, जिसको टेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये ईंटा कहीं जाने वाला नहीं है, और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। आज से आपसे अगर हम पूछेंगे कि मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, तो बोलना ये मत कि जहां से बॉडी स्टार्ट हो रहा है। मान लो अगर कोई बच्चा धागा को यहां से खींच के रखे और यहां पे लाकर के इसको छोड़े, तो वो मीन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पे इसको छोड़ेंगे तो क्या ये यहीं पे रहेगा? सोच के देखो ना, कोई झूला है, झूला को यहां खींच के ले गए और यहां से छोड़ेंगे, झूला यहीं पे रहेगा? नहीं, झूला तो वापस आ जाएगा इधर। तो ये मीन पोजीशन नहीं है, बल्कि मीन पोजीशन वो होता है जहां पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। मतलब वहां पे जैसा है, अगर कुछ ना करे तो वैसा का वैसा ही रहे, उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये मत याद कर लेना इस सबके, जो सीधा होगा वही मीन पोजीशन, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एकदम सीधा सिंपल डिफिनीशन है, जहां पे रख के छोड़े अगर वहीं पे रहे तो वो मीन पोजीशन होगा। क्लियर है? तो चलो मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, एक लाइन, इट इज द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज जीरो। और यहां नेट फोर्स जीरो क्यों हो रहा है? टी का वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर। टी का वैल्यू mg के बराबर, तो आपका नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। टी का वैल्यू mg के बराबर, तो आपका नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्लियर है? आओ अब इसको तुम क्या करो, ऐसे करके हिट कर दो। तो बताओ तुमको जो बोलना है वो सोचो, वो अगर ना समझ में आए तो हाथ खड़ा कर देना। इसको ऐसे करके हिट कर दो, तो हिट जैसा ही करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। इसको जैसा ही हिट करेंगे इसको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, जिसके कारण ये ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा ये, और थोड़ा देर के बाद हमको ये यहां कहीं दिखाई देगा। थोड़ा देर के बाद हमको ये यहां कहीं दिखाई देगा, दिख रहा है? अगर वेलोसिटी और अभी रहा तो अभी और आगे जाएगा ये, अभी और आगे जाएगा ये तब तक आगे जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। और भी फिर बोले तुमको दिखे इसलिए इतना दूर बनाया, और नहीं तो हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि इसका जो मोशन है वो कुछ ऐसा है, बस ऐसे तुमको दिखे इसलिए इतना दूर तक ले गया डायग्राम। ये जो पॉइंट है इसके वेरी वेरी क्लोज है, क्लोज है उसके। आओ उस पे आएंगे हम लोग। तो देखो यहां ध्यान से, तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गया, क्या और दूर जाएगा ये? जो तुमको लग रहा है वही बोलना, और दूर जाएगा ये? नहीं। अच्छा यहां पे भी वेलोसिटी जीरो है? नहीं, जीरो होता तो आगे जाता कैसे, पीछे चला आता वहीं से। तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया, ए से, और कहां गया,
और फिर कहां पहुंचा, सी को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सी को क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा दूर पार्टिकल जा नहीं सकता है। ए को क्या बोलते हैं, और बी को बोलते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट पोजीशन, जैसे अभी आप लोग क्लास का इंटरमीडिएट क्लास में हो, इसके पहले 10th था, उसका इंटरमीडिएट है, इसका फिर हायर क्लास में जाओ, एक्सट्रीम पे जाओगे, तो यह है इंटरमीडिएट पोजीशन, बीच का कोई पोजीशन। डेफिनेटली यहां पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो बोलेंगे देखिए सर, mg तो सीधा नीचे लगेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। mg कहां लगेगा, सीधा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, और ये कितना एंगल दूर गया है, थीटा। इसको आगे बढ़ा लीजिए सर। अब mg का दो हिस्सा टूटेगा, mg का दो हिस्सा टूटेगा, देखिए सर ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा, और mg साइन थीटा इधर होगा नहीं। ध्यान देना कि ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, साइन और कॉस आपस में कितना डिग्री दिखना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ये mg कॉस थीटा, और इधर कहीं हो जाएगा ये 90 बनाते हुए mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा। अब मेरे सवाल का आप जवाब दो, ये जा रहा है ए से बी और बी से होते हुए जा रहा है सी, इसको पीछे वापस कौन लाना चाह रहा है, वापस लाने वाला फोर्स कौन है, mg है, mg कॉस है कि mg साइन है, तो mg साइन थीटा को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। याद रखिए एक नया टर्म आया, रीस्टोरिंग फोर्स, वापस लाने वाला फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो सर इसका मतलब है कि हम mg साइन थीटा को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। बिल्कुल, ये अपने जगह पे वापस लाना चाह रहा है, ये mg साइन थीटा इज रीस्टोरिंग फोर्स। और इस रीस्टोरिंग फोर्स का आप डायरेक्शन ध्यान से देखो, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, जा भले आगे रहा है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स का मुख किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब ये लौट रहा होगा तब mg साइन थीटा का मुंह इधर ही रहेगा, बोलेंगे बिल्कुल। अरे सर जब ये जाए या लौटे, फ्री बॉडी डायग्राम तो सही बनेगा, तो जाते समय भी mg साइन थीटा का मुंह इधर और आते समय भी mg साइन थीटा का मुंह इधर। बस फर्क यह है कि जाते समय mg साइन थीटा इसको स्लो कर रहा होगा, क्या कि जा रहा है आगे, फोर्स लग रहा है पीछे, और आते समय mg साइन थीटा इसको फास्ट करेगा, जा रहा है इधर, अब फोर्स भी लग रहा है इधर, फास्ट करेगा। और इस तरह से बॉडी मीन से कहां जाएगा, एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से mg साइन थीटा वापस लाएगा और वापस लाके फिर पहुंचा देगा मीन पर। तो मीन पर जब पहुंचेगा तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, मीन पर पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं कि ये वायर अगर सीधा खड़ा हो जाए तो ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री होने का मतलब है कि यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स खत्म, तो यहां पे इसको रुक जाना चाहिए। अगर सच में हम इसको पकड़ के रख ले, यहां पे मान लो लौट के आया और यहां पे हम इसको हाथ से पकड़ लें तो बिल्कुल यहीं पे रुका रह जाएगा। लेकिन होता क्या है, गया, आया, और जब आया तो वेलोसिटी का मुंह इधर है, और यहां पे क्योंकि नेट फोर्स 0 है और वेलोसिटी है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी के पास अगर मोशन हो और बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे तो वो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ना चाहता है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये फिर आगे प्रोजेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही आगे प्रोजेक्ट होगा फिर तुम सोचो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। तो बोलेंगे जैसे ही वो आगे प्रोजेक्ट होगा सर, फिर mg लगेगा यहां, ये एंगल आपका थीटा, ये भी एंगल आपका थीटा, इधर कौन लग गया, mg cos थीटा, और इस तरफ कौन लग गया, mg sin थीटा। अगेन mg sin थीटा का जो डायरेक्शन है आप देखो मीन की तरफ है,
इसका मतलब एक बात तो हमको कंफर्म हो चुका है। बोलेंगे क्या कंफर्म हुआ तुमको? बोलेंगे एक बात कंफर्म हुआ कि बॉडी किसी भी पोजीशन पे रहे, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मीन की तरफ डायरेक्टेड होगा। एसएचएम का ये कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का ये कंडीशन है। अगर किसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है तो ये जरूरी है कि उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करे और उसका डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ रहे। एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करे और उसका डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ रहे। जैसे मान लो मुझे देखो, मैं आगे गया, फिर मैं पीछे आया, फिर मैं पीछे गया, फिर मैं आगे आया, तो बताओ हम एसएचएम हुए कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि मेरा कोई मीन है ये नहीं। हम जहां पे रुक जाएंगे वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं पे नेट फोर्स मेरा 0, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, वहीं पे 0। ये तो हम अपना ताकत लगा के आगे पीछे कर रहे हैं। मेरे ऊपर का कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, हम रुक गए। तो हर ऐसे चीज करने वाला मोशन एसएचएम नहीं होता है। हर चीज जो आगे पीछे करता रहे और बोल देंगे वो एसएचएम है, बोलेंगे नहीं, पहले उसका मीन होना चाहिए। और दूसरी बात, मीन होना चाहिए कि साथ साथ मीन की तरफ एक वापस लाने वाला फोर्स लगना चाहिए, के साथ साथ एक कंडीशन और बढ़ाने जा रहे हैं धीरे धीरे। हम एक बार में सब नहीं बताएंगे, धीरे धीरे 1 by 1 पॉइंट को डालेंगे और फिर सारा पॉइंट रिवीजन में जाएगा अगला क्लास में। आज तो जाएगा ही और फिर अगला क्लास में रिवीजन में जाएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला टॉपिक है ये। हम कई चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़ा पाते हैं। रीजन, इतना सारा बात जो हम 3 दिन में पढ़ाएंगे लगभग 6 घंटा में, कहां से पॉसिबल है 12th में रिपीट करें सब चीज को? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेहतर है अभी सीख लो, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, फिर रिवाइज भी कर पाओगे तुम लोग। देखो यहां ध्यान से, तो mg sin थीटा लग रहा है इसके तरफ। दूसरी बात ध्यान दो, तो a पर फोर्स है 0, बोलोगे a पर फोर्स है सर mg, अरे mg नीचे, टेंशन ऊपर, कट के 0, नेट फोर्स 0। आगे बढ़ा तो थीटा बढ़ा, और आगे बढ़ेगा तो थीटा और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा थीटा और बढ़ेगा। अच्छा थीटा बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है आगे जाने पे, तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब एसएचएम का एक कंडीशन ये भी है कि एसएचएम होने के लिए जरूरी है कि जो फोर्स है वापस लाने वाला वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। बोल तो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं शुरुआत में ही आपको हम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं। देखो यहां मान लो यहां पे y का वैल्यू 0, यहां पे y का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहां पे y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और यहां पे वेलोसिटी 0 होगी, एक्सट्रीम होगी। चलो मेरा आपसे एक सवाल है, ये जब यहां से यहां आया तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, y कितना लिखेंगे? जब ये C से B आया, 6 से 4 आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन पढ़ा, इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ। तो बताओ तो 6 से 4 आया, कितना डिस्प्लेसमेंट? 2, चलो -2 बोल रहे हो, जो भी 2 -2 2 बोल रहे हो ना, मैग्नीट्यूड में बात करें तो तुम्हारा जवाब इसके अनुसार गलत है। नाम इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो काइनेमेटिक्स में था। मेक इट वेरी क्लियर, इसका डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन, हमेशा 0 से नापेंगे, मीन से नापेंगे। इसका मतलब बोलेंगे 6 से 4 आया, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम्हारा आंसर होगा 4, जहां पे है वो आंसर। बोलेंगे 6 से यहां पे आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0। आई होप आई एम क्लियर। अक्सर में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका नाम है पोजीशन। कहां पर है? फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बताओ, यहां एक्स के टर्म में लिखा है, नहीं कुछ नहीं दिया, एक्स लिखो वाई लिखो, से दिक्कत नहीं है। तो चलो यहां पर एक्स का वैल्यू 0, यहां पे एक्स का वैल्यू कितना
4, और यहां पे x का वैल्यू कितना 6, मान लो 4 ले लिया 6 ले लिया। तो बताओ 4 जब x का वैल्यू 4 है तब एंगल बड़ा है कि जब x का वैल्यू 6 है तब एंगल बड़ा है? जब x का वैल्यू 6 है तब एंगल बड़ा है। और थीटा बड़ा होगा तो साइन थीटा भी बड़ा होगा, और साइन थीटा बड़ा होगा तो फोर्स ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो फोर्स भी, तो फोर्स रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को x से इंडिकेट करो या y से, तुम्हारी मर्जी। कितने लोग समझे ये x वाला बात? जितना ज्यादा दूर जाएंगे, अच्छा लौट रहा है, लौटेंगे तो x का वैल्यू घटेगा। अरे 6 से फिर घट के 4 होगा, 4 से फिर घट के 3 होगा, 3 से घट के 2, 2 से घट के 1, 1 से घट के, तो जब x घटेगा तो फिर मेरा थीटा घटेगा, थीटा घटेगा साइन थीटा घटेगा, साइन थीटा घटेगा फोर्स घटेगा, और घट के 0 हो जाएगा। एक बात और देखो, जब ये आगे जा रहा है तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, और mg साइन थीटा कहां लग रहा है? पीछे, और x का वैल्यू कहां बढ़ रहा है? आगे। तो यहां पे काचे का निशान लगाते हैं, माइनस। माइनस शो करता है कि mg साइन के रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमेशा पोजीशन के अपोजिटली डायरेक्टेड होगा, हमेशा पोजीशन के अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। जैसे मान लो जब कुछ लोग कंफ्यूज होता है कि सर लौट रहा है तो x भी इधर, mg साइन थीटा भी इधर। अरे तो पहले ही क्लियर कर दिया, x हमेशा इधर से मान चुके हैं हम लोग, इधर से x काउंट करेंगे। तो जब लौट रहा है तो भी x इधर से काउंट किया हुआ है ना, तो x इधर से काउंट किया हुआ, mg साइन थीटा इधर लग रहा है, अपोजिटली डायरेक्टेड, चाहे वो जाते समय हो या आते समय हो। समझ में आया? सिमिलरली इधर जा रहा है तो इधर अगर +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो इधर क्या लाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। एक और कंडीशन जरूरी है कि इधर जितना +6 हो उधर इतना, अगर इधर +4 तक जाता तो इधर माइनस, मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू सेम होना चाहिए फॉर बीइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू मास, तो कांस्टेंट है मास, तो एक्सेलरेशन भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। बोलो कैसे? ये वाला कहां से लिख दिया आप? आओ तुमको दिखाते हैं। एक बात बताओ, फोर्स कितना है? mg साइन थीटा, और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एम से एम कट जाएगा। एक्सेलरेशन कितना के बराबर दिख रहा है? कितने लोगों को दिखा? जी साइन थीटा के बराबर। और थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आगे जाने पे थीटा बदल रहा है, पीछे आने पे थीटा घट रहा है, आगे जाने पे थीटा बढ़ रहा है। तो थीटा वेरिएबल तो साइन थीटा वेरिएबल, और साइन थीटा वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब ऐसे भी भैया फोर्स जब वेरिएबल था तो एक्सेलरेशन में तो वेरिएबल होना ही है। फोर्स वेरिएबल इसलिए था क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल था, एक्सेलरेशन क्या था? वेरिएबल। तो अब तुमसे बोलेंगे कि बताओ यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया, और तुमको हम टाइम दे दे कि यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगा। कोई बच्चा बोलेगा सर फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा? तो बोलेंगे नहीं सही, फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, और मेरा यहाँ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे एक्स का वैल्यू भी, तो ये फॉर्मूला तो वैलिड नहीं होगा। आओ इन सारे बातों को एक बार पुनः पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं, ध्यान दोगे, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और आपको हम बोल चुके हैं सिर्फ 11 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं, हर एक लाइन हर एक पॉइंट मेरे दिमाग में 12 का बहुत सा चैप्टर आ रहा है, और सारे में सेम कहानी बेसिक, याद रखिएगा। देखो यह एक धागा में एक ईंटा बांध करके लटका दिया। अब आप जानते हो बहुत कुछ, और हर बार कुछ कुछ आगे बढ़ाएंगे कहानी को, ध्यान देना। एक धागा में ईंटा बांध करके लटका दिया, तो बताओ ये ईंटा कहां जाएगा? तो बोलेंगे कहीं नहीं जाएगा,
इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि नीचे में mg, ऊपर में टेंशन, इस पर नेट फोर्स 0 और जिसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, मान लो पॉइंट ए। अब इसको यहां पे हम वेलोसिटी दिया, ठीक है सर, आप इसको वेलोसिटी जब देंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ तब तक जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक ये आगे की तरफ जाएगा। चलो इसको हम आगे की तरफ ले गए, आगे की तरफ ले गए, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ठीक है। और एक लाइन थोड़ा कम करते हैं, डायग्राम बनाने का जगह मिलेगा। आइए, अब ये पर वेलोसिटी 0, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। बताओ यहां पर टाइम कितना है, तो बोलेंगे यहां पे टाइम 0, यहां पे y कितना है, यहां पे y 0, यहां पे y कितना है, तो यहां पे y मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहां पे y कितना है, तो यहां पे y मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 6 से बड़ा भी कोई y होगा, 6 से बड़ा y होगा या नहीं, कितने लोगों को लगता है नहीं होगा, बिल्कुल। अरे भैया वेलोसिटी 0 हो चुका है, एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम बोल ही रहे इसलिए कि उससे बड़ा होवे नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट, उससे ज्यादा पोजीशन में चेंज होवे नहीं करेगा। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक खास नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। तो आज से आपसे कोई बोलेगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बहुत सिंपल डिफिनीशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, खत्म बात। सबसे बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। यही जो मेरा 6 सेंटीमीटर, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, प्लस ए से। अब बताओ, ये जब जा रहा था तो इसको कोई वापस भी लाना चाह रहा है, यस सर। आप देखो, आप देखो यहां पर नीचे कौन लग रहा है, mg, ये थीटा नॉट सबसे बड़ा एंगल, तो ये थीटा नॉट, तो ये भी थीटा नॉट, mg को ब्रेक करेंगे, इधर mg कॉस थीटा, इधर mg, और यही mg साइन थीटा नॉट, इसको कहां लाना चाह रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो बताओ ये मीन से कहां गया, एक्सट्रीम, स्टेप नंबर 1, और फिर एक्सट्रीम से कहां आया, क्या ये मीन पे आकर के रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास तो भले वेलोसिटी, भले फोर्स यहां पे 0 है, हम बोलेंगे बताओ यहां पे से कौन सा फोर्स इसको पीछे लेके गया, तो ये मत बोलना कोई फोर्स पीछे लेके गया, कोई फोर्स ही नहीं है यहां पे तो नेट फोर्स 0 है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है, ये पीछे गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका वेलोसिटी इसको पीछे लेके गया। तो चलो इसको जो वेलोसिटी है इसको पीछे लेकर के जा रहा है, कब तक पीछे जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और जितना उधर गया है उतना ही इधर जाएगा, उधर अगर प्लस ए गया है तो इधर माइनस ए जाएगा, कंफर्म है। उधर अगर +3 बोला है तो यहां पे -3 बोलेंगे, यहां पे -6 बोलेंगे। ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहां पर भी अगर आपसे हम बोले कि बताओ रीस्टोरिंग फोर्स क्या, तो बोलेंगे यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा mg साइन थीटा नॉट, जितना उधर गया उतना इधर गया। चलो ठीक है सर, इतना बात समझ में आया, समझ में आया हमको कि ये स्टेप 1 गया मीन टू एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम, और फिर निगेटिव एक्सट्रीम टू वापस मीन। सो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, एक चक्कर हो गया ना। फिर देखो, फिर ये सेकंड चक्कर हुआ, ये सेकंड चक्कर हुआ, बताओगे तो थर्ड चक्कर हो गया। अब हाँ, जब इधर भी घूम ले, यहां भी एक बाउंड्री है, यहां भी एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री के बीच में ऐसे ऐसे कर रहा है, एसएचएम होने के लिए जरूरी था,
कि दो कन्फाइंड बाउंड्री हो, दो कन्फाइंड मतलब होता है फिक्स, दो कन्फाइंड बाउंड्री के बीच जो ये मोशन हो रहा है, इसी को तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने जा रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या कंडीशन हुआ? तो एक कंडीशन ये हुआ, हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा मीन की तरफ। एक कंडीशन ये हुआ कि जितना ज्यादा दूर जाएगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। एक कंडीशन ये हुआ, जितना ज्यादा दूर जाएगा एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा लगेगा। एक और कंडीशन हुआ कि जब ये जा रहा है आगे, y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो mg sin थीटा का मुंह पीछे है, mg sin थीटा का मुंह पीछे है। हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई या A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जब भी ऐसा प्रूव हो गया किसी भी चैप्टर में, हम बार बार बोल रहे हैं, एक चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर में जब भी ऐसा प्रूफ कर दिया मैंने, समझो कि वो एसएचएम है। हम बोलेंगे प्रूफ कर दो कि एसएचएम मोशन है, तुम ये प्रूफ कर दो। ये प्रूफ करने का मतलब है कि द मोशन इज एसएचएम। चलो फिर एक बार तुमसे पूछते हैं, मेरा आगे जाना और पीछे आना क्या ये एसएचएम है? नहीं, एसएचएम नहीं है। चलो आप पेन वाल देखते हैं। पेन को फेंक दिया ऊपर, पेन ऊपर जा रहा है, एमजी कहां लग रहा है? नीचे। फिर आप पेन नीचे आ गए, फिर इक्वल टाइम में फेंक दिया, फिर पेन नीचे आ गया। बताओ ये एसएचएम हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो बोलेंगे पहला कंडीशन के मीन पोजीशन। तो चलो ठीक है सर, यहां पे मीन 0 है, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, नेट फोर्स 0, और यहां से आप फेंक दिया। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो एमजी कहां लग रहा है? मीन की तरफ। और जब ये वापस आ रहा है तो मीन की तरफ, एमजी नीचे ही ना लग रहा है। तो बताओ ये एसएचएम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ एसएचएम, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका फोर्स नहीं चेंज हो रहा। हम एक बात कंडीशन लिखे थे, जैसे जैसे ऊपर जाता, अगर एमजी का वैल्यू बढ़ता जाता तब ये एसएचएम वाले में घुसता। जब ये ऊपर जा रहा है, एमजी का एमजी एक्सट्रीम पे भी चल जाएगा, एमजी 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 एमजी, बढ़ घट कहां रहा? एमजी एमजी बढ़ घट कहां रहा है? अगर यही एमजी बढ़ता घटता तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता। अगर ये बढ़ता घटता तो फिर दिमाग में बैठाओ, ऑसिलेटरी मोशन एकदम एसएचएम टाइप है, लेकिन बस ऑसिलेटरी में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बड़ा होता है और एसएचएम में एम्पलीट्यूड छोटा होता है। एसएचएम में एम्पलीट्यूड छोटा होता है। तो जितना कंडीशन हम एसएचएम में बोल रहे हैं, सारा कंडीशन ऑसिलेटरी के लिए एप्लीकेबल है। शर्त है खाली वही एम्पलीट्यूड वाला चक्कर, एम्पलीट्यूड वाला चक्कर। क्लियर है? आओ टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपके दिमाग में सेट हुआ, और ये आपके दिमाग में सेट हुआ अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या इस्तेमाल करें सर? क्या यूज करें? वेरिएबल है सर, क्या यूज करें? तो चलो, आप सब जानते हैं कि कैलकुलस इस्तेमाल करना, करेंगे भी, मैथमेटिकली करेंगे भी, कैलकुलस का ही इस्तेमाल करेंगे। हर पल वैरी कर रहा है और कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन एक और मेथड है जिससे हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, वो ये है कि जो मोशन आप देख रहे हैं पेंडुलम का, पेंडुलम इज जस्ट एन एग्जांपल, और भी बहुत सारा बॉडी है जो एसएचएम टाइप शो करता है, जो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ये तो एक एग्जांपल उठा लिया हम एसएचएम को समझाने के लिए कि आप दिखता है, आपको बहुत बार जिंदगी में सुने होंगे, देखे होंगे। देखो, एसएचएम को समझने के लिए हम लोग एक सर्कुलर मोशन का हेल्प लेंगे शुरुआत करने के लिए। पहला कदम इस चैप्टर में डालने के लिए सर्कुलर मोशन का हेल्प लेंगे, फिर उसके बाद कहीं पर भी इसका यूज नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट नहीं करेंगे। पहला कदम डालने के लिए बोलोगे यही काहे यूज कर रहे हैं? तो तुमको दिखाते हैं ना, ये दोनों जुड़वा भाई टाइप दिखेगा, एकदम सेम टाइप। और इत्मीनान से देखो, समझो। पहले ही बोला है कि आज के क्लास में जो भी बोल रहे हैं, बुक में वहां तो शुरुआतें नहीं है, बुक में वहां से शुरुआत होगा जो हम अगले क्लास से बोलना स्टार्ट करेंगे। आज जो भी बोल रहे हैं वो समझने के लिए जो बुक में लिखा होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, यहां पर एक पार्टिकल को ले लो और तुमको जो दिख रहा है वही बोलना है।
यहां पर टाइम 0 और यहां से टॉर्च मार दो, तो टॉर्च मारेंगे तो इसका परछाई पड़ेगा सामने पे। इमेजिन करो ना, ये टॉर्च मारा तो इसका परछाई सामने पड़ा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0। y कितना इसका 0। चलो यहां से मिलाओ, यहां पर भी 0, a पर टाइम क्या है 0 और y कितना है 0, तो यहां भी टाइम 0 y 0। आराम से देखो एकदम। चलो अब ये पार्टिकल थोड़ा देर में यहां पहुंच गया। कितने लोगों को दिखा पार्टिकल कहां पहुंच गया? पार्टिकल ए से चल के कहां पहुंच गया बी। अब इसका परछाई सामने में यहां दिखेगा कहीं, तो तुम बताओ y का वैल्यू बढ़ा घटा या सेम रहा? जो दिख रहा वही बोलो, बढ़ा। देखो यहां पे 1 2 3 y का वैल्यू बढ़ा, जैसे यहां बढ़ा है, देखो ध्यान से, यहां 1 2 3 y का वैल्यू वहां बढ़ा, तो y का वैल्यू यहां पे भी बढ़ गया। y का वैल्यू बढ़ के y इक्वल टू कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया। अब चलो ये और ऊपर गया, ये और ऊपर गया, y का वैल्यू और बढ़ा, 3 के बाद हो गया 4 5, और जब ये यहां पर आ गया तो y का वैल्यू कितना हो गया 6। कितने लोगों को दिखा कि y का वैल्यू 6 हो गया? y कोऑर्डिनेट 6 हो गया। तो बताओ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C। अरे दिखा, इसको ऐसा करते हैं, डैश कर देते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम A से इंडिकेट कर दिया है, तो इस पॉइंट को A डैश कर दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाम है खाली A डैश, B और C। चलो अब 6 के बाद जब ये यहां आएगा तो 6 के बाद फिर ये क्या बनेगा 5, फिर ये क्या बनेगा 4, फिर ये क्या बनेगा 3, फिर ये क्या बनेगा 2, फिर ये क्या बनेगा 1, और फिर ये क्या बनेगा 0। तो तुम सोचो ये लौटते समय A से B गया, B से C गया, C से B गया, फिर B से A आ गया। तो मिलाओ तो दोनों एक जैसा लग रहा है। मेरा उंगली पे देखो तो, यहां से स्टार्ट किया है A डैश, ये आगे जा रहा है, आए यहां तक, अब फिर सेम सेम टाइप है। यहां पे थोड़ा मोशन देखो तो यहां से जो उंगली हम घुमाएंगे, चलो बोलो तो 0, बोलो बोलो 1 2 3 4 5 6, दिखा? फिर बोलो 6 के बाद 5 4 3 2 1 0। कितने लोगों को दिखा? तो बताओ इसका हुआ आधा चक्कर और इसका भी आधा चक्कर हुआ, मैच कर रहा है दोनों। हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों का जो मोशन है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका हुआ आधा चक्कर, उसका भी क्या हुआ आधा चक्कर। चलो अब इसके बाद ही कहां जाएगा नीचे, इसको एक चक्कर मारना है, नीचे जाएगा तो बोलो -1, फिर बोलो -2 -3 -4 -5 -6। सर सर्कल लेने का एक और फायदा है सर, जितना ऊपर होगा उतना सर्कल लेने का फायदा है, तो क्या उधर भी वही होना है। तो बताओ तो यहां के बाद क्या होगा, हम यहां के बाद कहां जाएंगे पीछे, फिर बोलो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अरे दिखा? और -6 के बाद बोलो -5, अरे -5 यहां देखेंगे ना, फिर -4 -3 -2 -1, और फिर ये क्या 0। बताओ इसका एक चक्कर हो गया, बताओ इसका भी एक चक्कर हो गया। कितने लोगों को दिखा कि दोनों सेम सेम टाइप है? अरे दिखा दोनों सेम सेम टाइप मोशन है। और यहां जो बीच का जो पार्टिकल है ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है मीन से एक्सट्रीम। कैसे गया 0 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 0। फिर बोलो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। बिल्कुल सही है। यह ऐसे गोल 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 घूमेगा और यहां जो परछाई है ऐसे से करेगा।
टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऐसे करेगा और ये ऐसे से करेगा। सबको सोचो, एक साथ सोच पाए। एक बात बताओ, एक बात अब सोच के बताओ आराम से। इतना बात हम लोग के दिमाग में गया। आओ डायग्राम को एक बार फिर से सोचते हैं। आओ यहां ध्यान दोगे तो बताओ ये कौन सा पॉइंट है? ए डैश मतलब मीन पोजीशन। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर वाई कितना है? 0। किसी को कोई दिक्कत? पक्का वाला बताओ। यहां पर ये कौन सा पॉइंट है? सी। कौन सा पोजीशन है? पक्का वाला। अच्छा एक बात बताओ, सी और फिर ये सी से वापस कहां आया? आया और ए से फिर इधर गया डी, और डी से मान लो ये पहुंचा ई। तो बताओ फिर ए से ये कहां गया? ई, और फिर ए से कहां आया? ई। ई से फिर कहां आया? ए डैश आ गया। मतलब ए डैश से सी गया, सी से ए डैश गया, ए डैश से ई आया, और ई से इसके बीच में भी हम कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं। बीच में कहीं बी पर भी होगा, और बी पर जाते समय भी होगा, एक बार आते समय भी बी पर होगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से एक बार पीछे गया है तो जाते समय भी डी पर होगा और लौटते समय भी डी पर होगा। अब एक बात, तुम लोग को जो दिख रहा है वही बोलना है। शुरू से बोला है कि जो दिख रहा है वही सब बात करना है। एक बात बताओ, ए डैश से सी गया तो ये कितना एंगल बना? बोलो। तो आज के बाद से अगर हम ये बोलेंगे कि एक्सट्रीम पे 90 बनता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग देखता है कहां बन रहा है 90, सही 90 एंगल थोड़ी ऐसे होता तब नहीं 90 होता भाई, उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। वो तो उतना भी नहीं गया, वो तो थोड़ा सा गया है खाली, वो तो 31 ही मूव किया है। तो एक्सट्रीम पे कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है? 90 डिग्री का। मतलब आज के बाद से अगर बोलेंगे एक्सट्रीम पे 90 बनता है तो आपके दिमाग में ये सर्कुलर मोशन का डायग्राम आना चाहिए कि एक्सट्रीम पे 90 कैसे सर बोल दिए। फिर आपसे हम बोलेंगे मीन पे 0 डिग्री बनता है। हाँ सर ठीक है। जब शुरुआत किया था तो कुछ एंगल नहीं बन रहा था, सीधा था। जब शुरुआत किया था तो ये सीधा था, 0 डिग्री 90। और बताओ मीन से कहां गया? एक्सट्रीम। मतलब 0 से कितना बनाया? 90। अब फिर बताओ 90 से फिर लौटा, तो फिर 90 से फिर लौटा वापस मीन पर, तो कितना एंगल बनाया? कितने लोगों को दिख रहा है? 180 दिख रहा है। इसका मतलब है कि 90 से जब वापस फिर यहां पे आएंगे तो बोलेंगे नहीं यहां पे 180 बनेगा। कितने लोग समझे? मतलब बताओ मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त, मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त बीच में 45 डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा, 90 बना। अरे 0 से 90 के बीच का एंगल बनेगा ना। और मीन से लौटते वक्त 90 से 180 के बीच का एंगल बनेगा, 90 से 100। चलो अब ये फिर वापस ई पर आए तो बताओ ई पर कितना एंगल बनेगा? मतलब बोलेंगे निगेटिव एक्सट्रीम पर एंगल बताओ, तो 270 डिग्री निगेटिव एक्सट्रीम पर एंगल 270 डिग्री। और जब ये फिर घूम करके यहीं के यहीं चला आएगा तो फिर कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। फिर ये घूम के वहीं चलाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। दिमाग में गया? एक्सट्रीम पे कितना डिग्री? 90। फिर लौट करके मीन पे आएगा तो मतलब तुमसे बोल देंगे बताओ मीन पे एंगल बताओ, तो बोलोगे नहीं बता सकते। पहले आप ये बताइए, मीन पर तो 3 बार है। शुरुआत किया मीन से, लौट के आया तो फिर मीन पे आया, और वहां से लौट गया तो फिर मीन पे आया, तो मीन पर तो 3 बार है। तो आप ये हमसे बताइए कब वाला एंगल पूछ रहे हैं आप? कब वाला एंगल पूछ रहे हैं आप? अगर हम तुमसे ये बोलें कि मीन पर है और निगेटिव की तरफ जा रहा है तो एंगल बताओ,
तो 180 डिग्री बोलोगे। बोलेंगे मीन पर है, अब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब जा रहा है तो 0 डिग्री बोलोगे। मीन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो 0 भी सही और 360 भी सही। अब cos 0 और cos 360 दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो गलती होगा नहीं, दोनों सही है। समझ में आया? लेकिन मीन पर है और निगेटिव की तरफ जा रहा है, तब इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये 90 180 एंगल मार चुका है। तो आंसर जो एंगल बोलेंगे मीन पर वो 180 वाला बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? तो चलो एक बार फिर हम लोग बोर्ड पर सारे बातों को बनाएंगे। और तुमने देखा कि फिर मैंने जब पढ़ाया तो कुछ फिर नया इंट्रोड्यूस किया सर्कुलर मोशन को, फिर हम पढ़ाने जा रहे हैं एक बार और फिर एक नया चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। सीखना ध्यान से। देखो अब दिक्कत यही है ना, यदि कुछ लोगों से पता चला कि कुछ कुछ कंसेप्ट आप ज्यादा पढ़ा देते, तो ट्रस्ट में हम शुरू से ही बोला है कि क्लास में तो हम कुछ नहीं पढ़ाते। ये अलग बात है कि और जगह इससे भी कम पढ़ाता है कि नो स्टडी नो प्रॉब्लम, एबीसीडी से पढ़ाएगा कि आप उतना ही में जितना में खुश रहो। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे 100 बार न्यूमेरिकल करा देगा, आपको अच्छा वाला फीलिंग आएगा। अरे आपको का ही समझ में आ रहा है कि 12th में क्या यूज होना है, आगे में क्या यूज होना है। तो हम आपको फिर बोल रहे हैं कि हम बहुत डिटेल में तो कुछ में जाते ही नहीं है, हम तो आपको एकदम बेसिक तक रोक के रखे हुए हैं। इससे भी कम पढ़ोगे तो फिर तो फिनिश हो जाओगे। कम से कम इतना पढ़ो कि एग्जाम में अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल आए। कंपटीशन लेवल तो एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वो तो फिर अलग जा। लेकिन कुछ लोगों को यहां तक में बड़ा टफ चीज लगता है। अगर ये टफ लग रहा है तो फिर तो 11 12 पढ़ने कोई मतलब ही नहीं बनता है, इम्पॉसिबल सा बात है। तो ये बेवकूफी मत करना। अगर सब कुछ आपको लगे बहुत आसान है 11 12, समझो कि फिर बहुत दिक्कत चल रहा है, मतलब फिर पढ़ाई नहीं हो रहा। अगर इतना आसान होता तो सब कोई आईटी और सब कोई 95% और 99% लाके बैठा हुआ होता। इतना आसान नहीं है, मेहनत खोजता है, मेहनत करना पड़ेगा। कोई दूसरा इसका ऑल्टरनेट है ही नहीं, याद रखना। हम तो बोल के पढ़ाते हैं कि हम बहुत डिटेल में तो जाते भी नहीं है, हम तो बस उतना जा रहे हैं जितना आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जितना आपको कम से कम सिलेबस में बोर्ड एग्जाम के। उसके बाद का जो रास्ता है वो भी वहीं से तय होगा। ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक काम आएगा, डेफिनेटली सारा कुछ जो भी बेसिक है कंपटीशन लेवल तक आपको काम आएगा। देखो यहां ध्यान से, फिर हम एक डायग्राम बनाए, वही डायग्राम जिसको हम कई बार अभी बना चुके हैं कि यहां पर कौन पोजीशन है। मीन पोजीशन का नाम बी ले लो, ए मत लो, बी ले लो। और इंटरमीडिएट पोजीशन का नाम सी ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन का नाम डी ले लो। अगर हम यहां पे अब 0 डिग्री का एंगल लिखे, 180 लिखे और 360 लिखे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम समझाए थे, 0 लिखे चाहे 180 लिखे चाहे 360 लिखे, ये तीनों एंगल मीन पे बनता है। अगर हम मीन पर एंगल लिखे, एक्सट्रीम पर एंगल लिखेंगे तो ये 90 लिखेंगे, और अगर निगेटिव एक्सट्रीम पर एंगल लिखेंगे तो आपका 270 डिग्री लिखेंगे, 270 डिग्री लिखेंगे एक्सट्रीम पर। यहां पर y का जो वैल्यू लिखेंगे वो प्लस ए लिखेंगे, यहां पर जो y का वैल्यू लिखेंगे वो माइनस ए लिखेंगे, और यहां पर जो y का वैल्यू लिखेंगे वो 0 लिखेंगे, और यहां पर वैल्यू जो लिखेंगे वो 0 से बड़ा है और a से छोटा है, 0 से बड़ा और a से छोटा है। और यहां पर जो y है डेफिनेटली वो निगेटिव में है। मीन पोजीशन के पीछे जाएंगे तो पोजीशन निगेटिव कहलाएगा, पोजीशन निगेटिव कहलाएगा। इसको हम लोग किसके हेल्प से समझे थे? अभी हम लोग इसको हम लोग समझे सर्कुलर मोशन के हेल्प से, इसके हेल्प से समझे थे, इसके हेल्प से कि यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर बीच में कहीं पे पॉइंट सी है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डी है, और फिर ये डी से वापस कहां लौटेगा? सी, और सी से वापस बी, और फिर बी से यहां पे आएगा तुम्हारा ई, और फिर ये जाएगा तुम्हारा जी, फिर बी से कहां जाएगा? ई, और ई से फिर कहां जाएगा? जी, और जी से वापस फिर ई होता हुआ बी पहुंच जाएगा। एक चक्कर मार लेगा ना? तो बताओ ये भी एक चक्कर मार लिया। आपको क्या हिलता हुआ दिख रहा है? डुलता हुआ? आपको हिलता डुलता हुआ दिखना चाहिए, एनिमेशन में दिमाग में बनना चाहिए। इतना देर में आपको दिखना चाहिए कि जा रहा है, आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर चला आ रहा है। और जब ये आपको हिलता डुलता हुआ दिखना चाहिए, उसी वक्त ये भी गोल घूमता हुआ दिखना चाहिए। कल देख पा रहे हो?
सोचो ना, ये ऐसे हो रहा है और ये गोल गोल, तो ये जब एक चक्कर मार गया तो ये भी गोल घूम के यहां पहुंच जा रहा है। बताओ, ये जब बी से डी गया तो ये भी तो बी से डी गया, ये भी तो बी से डी गया, फिर ये डी से बी आया तो फिर ये भी तो डी से बी आया, फिर ये बी से जी गया तो ये भी तो बी से जी गया, जब ये जी से बी आया तो ये भी तो जी से बी आया। तो दोनों का जो मोशन है वो सिंक्रोनस है ना, एक टाइप का मोशन है, सिमिलर टाइप का मोशन दिख रहा है। एक बात बताओ, एक चक्कर यहां पर जब स्टार्ट किया तो टाइम कितना था? पक्का? अच्छा, एक चक्कर जब मार लिया तब जो टाइम बीतेगा इसको टाइम पीरियड बोलेंगे, हाँ या ना? और इस टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और एक चक्कर जब मार लिया तो इसको बोलेंगे ना टाइम पीरियड। अच्छा, ये कितने लोगों को दिख रहा है कि 1/4 चक्कर है ये? तो यहां पर का टाइम हम लिख सकते हैं T/4, यहां पर का टाइम हम T/4 लिख सकते हैं। अगला क्लास में ये सब क्या करेंगे? मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, कैलकुलस के हेल्प से प्रूफ होगा सब। बोल देंगे तो नहीं हो रहा है, वो तो तुम समझ रहे हो, हम समझा दे रहे हैं। तो हाँ सर ठीक तो है, ये पूरा लगने में T टाइम लगा, 1/4 टाइम T/4 टाइम हुआ। चलो यहां से यहां तक आने में, आधा चक्कर लगाने में T/2, और ये 3/4 और फिर ये T, एक चक्कर हो गया। क्या ये भी बात समझ में आ गया? अरे यहां से स्टार्ट किए टाइम इक्वल टू 0 से, यहां जब आए तो 1/4 टाइम बीता, 1/4 टाइम बीता, फिर लौट के आए, फिर 1/4 टाइम और बीता होगा, तो T/4 प्लस T/4 T/2 हो गया। फिर 1/4 टाइम और बीतेगा तो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 3T/4 हो गया, और फिर 1/4 टाइम और बीतेगा तो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 T हो गया तुम्हारा, एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा। तो हाँ सर, ये भी हम लोग समझ गए। अच्छा, एक बात बताओ, सोच समझ के आराम से, बिना हड़बड़ाए हुए, एक बात बताओ, अगर तुमसे हम ये बोलें कि हिया से हिया तक है 3 सेंटीमीटर और हिया से हिया तक है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब तुमको ये बोले कि पहला 3 सेंटीमीटर में लगा है 1 सेकेंड, तो अगला 3 सेंटीमीटर में कितना सेकंड लगेगा? यहां से यहां तक 1 सेकंड, तो यहां से यहां तक कितना सेकंड? 1 सेकंड। कितने लोगों को दिखा 1 सेकंड? अरे दिख रहा है, एकदम गलत। अरे भाई, और हम गलत बिना फॉर्मूला के प्रूफ करेंगे आज, अगला क्लास में फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे। अगला क्लास में हम प्रूफ कर देंगे इसको 2 सेकंड लगेगा, यहां से यहां तक में 2 सेकंड लगेगा, हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन अभी कॉमन से सोचो ना भाई, मेरे जब आगे जा रहा है ये स्लो ना हो रहा है, पहले फास्ट, तो फास्ट में अगर 3 सेंटीमीटर चला 1 सेकंड में, तो अगला 3 सेंटीमीटर फिर 1 सेकंड में चल देगा, तो उतना ही फास्ट कहलाएगा। ऐसा थोड़ी है भैया, स्लो ना हो रहा है। झूला पे बैठ गए, झूला कोई धक्का दिया, शुरू में तेजी से आगे जाता है झूला, फिर झूला स्लो मोशन में हो जाता है। समझ भी रहो क्या बोल रहे हैं? शुरू में झूला तेजी से आगे जाएगा और फिर झूला काचिम हो जाता है, काहे स्पीड कम ना हो रहा है। mg sin थीटा कहां खींच रहा है? पीछे, स्लो ना कर रहा है। अब तुम सोचो, ये उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं ना हम लोग। अगर ऐसा सोचे तो कि 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, अगला 3 सेंटीमीटर फिर 1 सेकंड में, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाता, एक्सेलरेशन ही 0 हो जाता। ऐसा तो है नहीं, एक्सेलरेशन तो और बढ़ रहा है, 0 तो होने की दूर की बात है। यहां पे भले फोर्स 0 है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन आगे जाने पे पोजीशन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, स्लो ना हो रहा है। तो तुमको हम ये प्रूफ कर देंगे अगला दिन कि शुरू का आधा दूरी तय करने में अगर 1 सेकंड लगेगा, तो अगला आधा दूरी तय करने में दुगना टाइम लगता है। प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी कॉमन सेंस समझ में आए, कुछ भी लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा सर, कुछ भी लगेगा टाइम क्या लगेगा, स्लो ना हो रहा है। ऐसे गया और फिर स्लो हो रहा है, धीरे धीरे स्लो ना हो रहा है, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली स्लो हो रहा है तो उतना ही दूरी तय करने में अधिक टाइम लगेगा ना। स्लो क्यों हो रहा है? mg sin थीटा कहां लग रहा है? पीछे, वो उसको स्लो कर रहा है,
रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगा, स्लो कर रहा है। आई होप ये बात समझे आप लोग कि इक्वल टाइम इक्वल दूरी तय, पहले ज्यादा तय करेगा और फिर कम तय करेगा, पहले ज्यादा तय करेगा और फिर कम तय करेगा। थोड़ा सोच के देखो, इसका ग्राफ जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, क्या ऐसा बनेगा? सोच के देखो तो बताओ, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है 1 सेकंड में इतना चला। आराम समझो, अगला 1 सेकंड में फिर उतना ही चला, तो ये ग्राफ सही है कि गलत है? बल्कि ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1 सेकंड में पहले शुरू ज्यादा चले और फिर क्या चले, कम। तो ये जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब ऐसा क्यों बना, मैं रीजन दे रहा हूं। अगला क्लास क्या बोला, मैं प्रूफ कर दूंगा ये ग्राफ क्यों बनाया, प्रूफ कर दूंगा। आज मैं रीजन दे रहा हूं एकदम कॉमन सेंस से, बिना कुछ पढ़े लिखे भी हम लोग बहुत कुछ फिजिक्स में सीख सकते हैं। देखो यहां ध्यान से, आराम से रीजन समझो। और जो चीज तुम बिना फॉर्मूला के सीखते हो ना, याद रखना, याद वही रहता है। फॉर्मूला वाला चीजों को अक्सर आदमी भूल जाता है। जो चीज कॉमन सेंस से सीखोगे, खुद से सीखोगे, वही चीजें आपको आसानी से याद रहती हैं। देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, जो आपको दिख रहा है फिर हम वही बोलेंगे। ये ग्राफ हमको दिखा रहा है, ये ग्राफ देखो आपको क्या दिखा रहा है, आराम से देखोगे। देखो ये 1 सेकेंड, मान लो 1 सेकेंड, ये फिर 1 सेकेंड, बराबर बराबर टाइम, जो भी टाइम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो बताओ, शुरू का 1 सेकेंड में इतना दूरी तय किया, अगला 1 सेकेंड में तुम देख रहे हो कम दूरी तय हो रहा है, यहां से यहीं तक गया। अगला 1 सेकेंड में और कम दूरी, और अगला 1 सेकेंड में। अब तो ये जस्टिफाई हो रहा है ना। कितने लोगों को ये जस्टिफिकेशन दिखा, जस्टिफिकेशन दिखा कि इक्वल टाइम दिया है, शुरू के टाइम में ज्यादा दूर चला, फिर उतना ही टाइम में कम दूर चला, फिर उतना ही टाइम में और कम दूर चला। चलो ये हुआ पहला जस्टिफिकेशन मेरा कि ग्राफ ऐसा क्यों बना। और दूसरा जस्टिफिकेशन देते हैं, दूसरा जस्टिफिकेशन देते हैं, ध्यान दोगे, मेरे उंगली पे ध्यान दोगे, देखो ध्यान से। यहां बताओ, यहां पे y कितना है, जो दिख रहा है वही बोलेंगे। यहां पे y कितना है, 0 है। यहां भी y 0 है, दिखा? अरे यहां पे y 0, यहां भी y 0। बताओ यहां पे y का वैल्यू बोलो ना, कुछ भी 1। तो यहां पे देखो y का वैल्यू 1, यहां बोलो 2, y का वैल्यू 2, यहां बोलो 3, y का वैल्यू 3, यहां बोलो 4, y का वैल्यू 4, यहां बोलो 5, y का वैल्यू 5, यहां बोलो 6, y का वैल्यू 6। तो बताओ इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्यों कहेंगे, कुछ समझे? इसी को क्यों कहेंगे, क्योंकि y का ही सबसे बड़ा वैल्यू है। अब बताओ 6 के बाद ये क्या होगा, कितना होगा, कितना बोलो ना, कोई भी नंबर। 5। देखो 5.5 भी हो सकता है, नहीं कल इंटीजर में सोचो, वो तो कुछ भी बोलने के लिए बोलते रहे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4। तो तुम देखो फिर यहां 6 से फिर नीचे आया, तो फिर ये 6 से नीचे आया 5, फिर देखो ये पॉइंट फिर नीचे 4 3 2 1 0। कितने लोगों को दिख गया? आधा चक्कर इसका भी हुआ, आधा चक्कर इसका भी हुआ, आधा चक्कर इसका भी हुआ, और आधा चक्कर इसका भी हुआ। 4 चीज दिमाग में रखो। फिर देखो, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0। आधा चक्कर यहां आओ, फिर ऐसे जा रहा है। तो बताइए जब ऐसे जा रहा है तो यहां परछाई ऊपर जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0, और ये यहां से यहां पहुंच चुका है। और उसी तरह से इसको देखो, ये देखो, ये जब ऐसे जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0। कितने लोगों को दिखा, दिखा? अच्छा, अगर हम यहां पर ये लिख दें, ये मीन है, मीन है, मीन है, मीन का नाम दे रखा है बी, मीन का नाम दे रखा है बी,
बीच में किसी पॉइंट का नाम दे रखा है सी, एक्सट्रीम का नाम दे रखा है डी, फिर ये वापस सी पे लौटेगा, फिर वापस बी पे आएगा। अगर हम यहां पे 90 डिग्री लिख दे तो कितने लोग समझ गए? समझ गए? कितना लोग समझे? क्लियर है? 90 क्यों लिखाता है वहां पे? वहां पे 90 लिखने का मैं रीजन दे रहा हूं, सब इंटरकनेक्टेड है, और जिसका मैथमेटिक्स है वो मैथ में भी सब देखोगे, इसको साइन वेव कहते हैं। वहां आपको सीधे बताएगा यहां पे 90 बनता है। क्यों बनता है रीजन देखो, 90 को लिख सकते ना π/2, पाई मतलब 180। अच्छा यहां पे हम लोग t/4 टाइम भी लिख सकते हैं, t/4 टाइम, यहां पे जो टाइम बीता है t/4 टाइम, यस सर t/4 टाइम भी लिख सकते हैं, 1/4 टाइम बीता है यहां पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन है मेरा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जाके फिर यहां आ गए तो बताओ यहां पर का एंगल 180 कहलाएगा? पक्का? अच्छा यहां पे का टाइम t/2 कहलाएगा? यस सर यहां का टाइम t/2 कहलाएगा, t/2 कहलाएगा। अब तुम आएगा, तुम सोच सकते हो आगे क्या होगा। हाँ सर ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब बताओ ये पार्टिकल जब नीचे भागेगा तो ये होगा मेरा -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। बताइए माइनस ए कहलाएगा? ऊपर प्लस ए एम्पलीट्यूड, नीचे माइनस ए एम्पलीट्यूड। बनाते समय क्या ध्यान देना है, बहुत सा बच्चा ऐसा कर ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल गलत ग्राफ है, ये एकदम दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। अरे भाई जितना ऊपर ये बना है उतना ही नीचे ये बनना है, तब ना ऐसे होगा। बहुत से होता क्या ना, कॉपी इतना बड़ा खींच दिया, कॉपी में जगह कम, ऐसे खींच दिया, पूरा देता उसी में। अरे तुम उसी हिसाब से बनाओ, जैसा ये हाफ बनेगा, जितना ऊंचा ये उतना नीचा ये, जितना चौड़ा आधा उतना ही चौड़ा आधा, एकदम सेम टाइप बनाना, एकदम ऊपर नीचे मत बना, सिमेट्रिकल फिगर जिसको बोलते हैं, सिमेट्री बनाना, दोनों एक जैसा बनाना। समझ में आया? तो देखो यहां ध्यान से, तो ठीक है सर इतना हम लोगों ने समझा कि ग्राफ कैसे बनता। अच्छा बताओ तो यहां पे एंगल कितना डिग्री? 270। तो बताओ यहां पर लिखेंगे 270 डिग्री। यहां पर कौन सा पॉइंट पे आ चुके हैं उसके हिसाब से? कोई नाम दिए थे हम, जी नाम दिए थे, चलो जी नाम दिए हैं, यहां पे जी नाम दिए 270 डिग्री। और फिर लौट के वापस फिर कहां आ जाएगा? बी मतलब यहां पर 300, तो यहां पर एंगल 2π बनता है। और यहां पर जब समय पूरा होगा इसको टाइम पीरियड कहेंगे, यहां पे 3t/4 कहेंगे। तो देखो बहुत सा चीज आपको क्लियर है अब। अच्छा एक चीज बताओ तो, जैसे हम बोले साइन का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है? तुम लोग को जो दिख रहा है वही बोलना है। बताओ ये 0 डिग्री है, 0 पे वैल्यू कितना है? 0। अच्छा 180 पे वैल्यू कितना है? 0। अच्छा 360 पे, इसीलिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, और साइन 2π भी 0 होता है। साइन पाई, 2π, 3π, 4π, 5π 0 क्यों होता? समझ में आया? और एक चीज देखो, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम है। अगर साइन 90 +1 है तो साइन 270 -1 होता है, साइन 270 -1 होता है। अगर साइन 90 +1 है, सबसे बड़ा साइन का वैल्यू है, तो साइन 270 साइन का सबसे छोटा वैल्यू है। साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 2π 0 होता है। तुम सोच अगर हम ऐसे करते जाएं तो 1π 2π 3π 4π, जितना पाई का मल्टीपल आएगा सब 0 पे पहुंचा देगा हमको। इसलिए साइन nπ का वैल्यू 0 होता है, जहां n मेरा इंटीजर है। कुछ बुझाया? तो देखो यहां ध्यान से, तो हम लोग तीन चीजों को समझे। एक आखिरी बात को बताते हुए एनिमेशन दिखा देते हैं, इसका दिमाग में जाएगा कुछ, और बाकी अगले क्लास में एक और एनिमेशन दिखाएंगे। समझो यहां पर ये पार्टिकल हो गया ए, ये पार्टिकल हो गया ए, यहां से स्टार्ट कर रहा है। मान लो किसी पल ये यहां पहुंचा, ए से पहुंच गया किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। यार इसका नाम बी रखो यार, ये थोड़ा एम्पलीट्यूड हो जाता है, इसका नाम बी रखो, और इसका नाम मान लो सी कर दिया। चलो आराम से देखोगे।
अच्छा, जरूरी है कि एक चक्कर मारने का जो समय हुआ मेरा सेम रहे? ऐसा हो सकता है कि 2 सेकंड में मारे फिर अगला 6 सेकंड में मारे, कि सेम सेम टाइम होना जरूरी है? सेम टाइम होना। और एक बात बताओ, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल? टाइम पीरियड का। तो ओमेगा है 2 पाई/टी। मतलब ओमेगा क्या हुआ? कांस्टेंट की वेरिएबल। तो बोलेंगे जब टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ओमेगा क्या होगा? ये कितने लोग समझे? फिर बोल रहे ओमेगा का हिंदी सुनो ध्यान से, पहले भी पढ़ाया है। ओमेगा मतलब होता है 1 सेकंड में बॉडी जितना एंगल तय करेगा। अरे वेलोसिटी मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में बॉडी जितना सीधा चलेगा। मान लो लिखा हुआ है 4 मीटर/सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर। और ओमेगा अगर लिखा हुआ है 30 रेडियन/सेकंड या 30 डिग्री/सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 डिग्री, तो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। कोई दिक्कत समझ में आया क्या बोला? तो बताओ, मान लो यहां पे टाइम कितना था और यहां पे टाइम टी। तो बताओ हम यहां पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। फिर से बोल रहे हैं, पढ़ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट होता है ना वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सॉरी, वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी मतलब हिंदी में क्या होता है? 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय कर। 1 सेकंड में अगर 4 मीटर तय किया तो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। फॉर्मूला का ये मत रटो, समझ के पढ़ो। अब याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, कोई फायदा ही नहीं है। समझो ये क्यों फॉर्मूला क्यों होता है, बता चुके हैं हम। ये सब 9th क्लास का चीज है, 7th क्लास, लेकिन फिर भी समझ के पढ़ो। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 4 मीटर/सेकंड और बोल दे कि बताओ 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो हिंदी में सोचो, 1 सेकंड में 4 मीटर तो 10 सेकंड में 40 मीटर, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पढ़े हो? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ या ना? अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में जितना एंगल चले, तो 1 सेकंड में अगर 30 डिग्री चलेगा तो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। वही ना यहां लिखा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एक बात बताओ, ये किस पॉइंट पे पहुंचा? सी। परपेंडिकुलर खींचो। हमको y का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है? y। यहां पर तो y पता है कि यहां पे y का वैल्यू किसके बराबर? एम्पलीट्यूड। अच्छा, हम ओसी को भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं? सोच के देखो। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। साइन थीटा बताओ क्या होगा? बस इन सारे का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे, उसका क्लास ओवर हो जाएगा। तुम भी सोचो, कुछ अजूबा नहीं लिखा है।
आसान होने दो। चलो यहां ध्यान दो तो क्या क्या ही समझ में आया? क्या क्या बता दो। बी से कहां गए? बी से सी। जब तुम यहां जा रहे हो ना तो दिमाग में सब पेंडुलम आ जाना चाहिए। पेंडुलम था यहां पे, ये भी बी से कहां गया है? सी। कुछ वाई दूरी तय किया है ना, हमको यही वाई का वैल्यू पता करना है। समझ में आया? और यहां पर टाइम कितना बीता है? टी। मीन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं। तो बताओ हम बी से गए हैं सी, बी से गए हैं सी, कितना एंगल चले? ओमेगा टी। 1 सेकंड में ओमेगा एंगल, तो टी सेकंड में ओमेगा टी एंगल हो गया मेरा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? वाई बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी। चलो ओमेगा इंटू टी। चलो टाइम का वैल्यू 0 डालो तो बता दो वाई कितना आना चाहिए? तुम पहले सोच लो क्या आना चाहिए, तुम पहले सोच लो क्या आना चाहिए, फिर आंसर आएगा। तो टाइम का वैल्यू 0 डालेंगे, वाई क्या आना चाहिए? चेक करो यहां पे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0, और ओमेगा इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0। बताओ y इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 पे y 0 आया। चलो यहां बताओ, यहां पर टाइम कितना बीता है? अरे यहां पर टाइम कितना बीता है? बताओ t/4 टाइम पे y कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए ना। अगर ये फॉर्मूला बोल रहे हैं y निकालने के लिए है, तो t/4 टाइम पे y का वैल्यू ए आना चाहिए। शर्त है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो चलो चेक करो t/4 टाइम पे, आप में से बताओ तो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे ये फॉर्मूला है, लिखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, लिख सकते हैं। यस सर, शुरुआत किए थे हम लोग, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड। और बताओ स्मॉल टी की जगह पे क्या लिखे? t/4। टी से टी कट गया, 2 2 4, कितना आया? साइन, और साइन 90 का वैल्यू, तो बताओ y का वैल्यू ए आ गई। अब ये बताओ अगर टाइम t/2 बीत जाए तो y कितना आना चाहिए? बोलना, वापस मीन पे आ जाएगा ना, 0 आना चाहिए ना। चेक कर, फॉर्मूला है तेरे पास, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के जगह पे ये, और टाइम के जगह पे t/2, 2 से 2 खत्म, t से t, साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0, फिर 0 आ गया। अच्छा एक बात बता, 3t/4 टाइम पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए? माइनस ए आना चाहिए, माइनस ए आना चाहिए। चेक कर यहां पे 3t/4 टाइम पे y इज इक्वल टू क्या हो गया? ए साइन ओमेगा के जगह पे 2π/t, और टाइम के जगह पे 3t/4, t से t खत्म, 2 2 4, 3π/2, 3π/2 270 डिग्री हो गया, और 270 डिग्री -1, तो माइनस ए आ गया ना। अच्छा बताओ t टाइम पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए? फिर तुम डालो यहां पे टाइम की जगह पे t डाल दो, t से t कट गया, साइन 2π, साइन 2π का वैल्यू 0। अब बताओ अगर हम t/12 टाइम पे पूछेंगे तो बन जाएगा? वो तो हम स्पेशल टाइम बता दिए थे। बोलेंगे यस सर आप कुछ भी टाइम दीजिए ना, t/12 टाइम ना, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन 2π/t इंटू t/12, कट गया π/6, और साइन π/6, पाई मतलब कितना होता है? 180, 180/6 साइन 30,
साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका मतलब है कि जब टाइम t/12 होगा तो y हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे होगा। नहीं समझा? कितने लोग समझे? जब t/12 होगा तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे होगा। अच्छा, t/12 पे हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, अच्छा ना छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा इसमें, उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं। अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक? उफ। एक तो इसको समझो ध्यान से, ऊपर का 3 स्विच ऑफ कर दो, तो ऊपर का 3 स्विच। A very interesting point about the simple harmonic motion is that it can be considered as a projection of a uniform circular motion. Let us say that the angular speed of a particle moving along a circular path of radius a is equal to omega. If the particle starts from this position, then after time t, its angular displacement will be equal to omega t, and this distance x will हम be y equal लिए to थे, इसलिए a उससे sin दिक्कत omega नहीं t, है। which is in fact the equation of an SHM. If instead of starting from this position, the particle starts from such a position, then the position of the particle after time. ये तो फेस को समझा रहा है। अब ये समझ में है कि जो ऐसे घूम रहा था वो पार्टिकल ऊपर और नीचे करेगा तुम्हारा। प्रमोशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन खाते का प्रमोशन है बड़ा आसान, सिर्फ एक टैप एंड गेट A2। Simple harmonic motion. Let us discuss about SHM. Observe this simple pendulum. The resting position of the bob is known as mean position. One complete to and fro movement of pendulum about its mean position is known as an oscillation or vibration. Observe these points in simple pendulum. Simple pendulum oscillates about its mean position. Acceleration and displacements are in opposite directions. Acceleration should always be directed towards its midpoint. In other words, the above are the conditions for a body to be in SHM. Definition of SHM. A body is देखो एसएचएम का डिफिनेशन हम सुनो, एक एक लाइन इसका हिंदी करें। देखो, एक बॉडी एसएचएम में तब होगा जब मूव करे टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्लियर है? मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे करेगा। आगे क्या लिखा सुनोगे? सच दैट, ताकि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पल उसका एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब ज्यादा दूर होगा तो एक्सेलरेशन भी, यही बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के। आगे क्या बोला है? और मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में हो। बताते हैं, माइनस यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आगे तो एक्सेलरेशन पीछे, एंड अपोजिट डायरेक्शन, और हमेशा किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा। याद होगा डिफिनेशन? said to be in simple harmonic motion if it moves to and fro about its mean position such that at any point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude, but opposite in direction and is directed always towards the mean position. Mechanical wave, sound wave. In this example, a mechanical wave, like sound wave, propagates as a result of simple harmonic oscillations of the particles of the medium.
Projection of a particle performing uniform circular motion on a circumference of the circle makes same displacement in same intervals of time, t. अगला क्लास में आज जो सिंपल पेंडुलम करके समझाया है, अगला क्लास में फिर दोबारा समझाएंगे, लेकिन मेरा एग्जांपल में कौन रहेगा? क्योंकि स्प्रिंग में जब हम आगे जाएंगे ना तो केक्स कहां लगेगा, और हम जितना आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कस के पीछे लगेगा, तो वो भी तो एसएचएम टाइप होने लगेगा ना। हमेशा हमको स्प्रिंग अपने मीन की तरफ खींचेगा। तो एग्जांपल एसएचएम का एक है सिंपल पेंडुलम और एक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और भी एग्जांपल है, लेकिन ये दो एग्जांपल से हम लोग चीजों को समझेंगे। चलो ठीक है।